गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा क्लासेस। अगर आपको हमारा पुराना वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था। हमने हमने बात की थी कि कितनी प्रकार की भिन्नताएं हैं इस पृथ्वी पे, है ना। और ये सारी भिन्नताएं जो हैं वो एक तरीके से कार्य कर रही हैं, इसीलिए हम विविधता कहते हैं, ना कि भिन्नता कहते हैं। हमने ये भी बात की थी कि ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। हमने ये भी बात की थी कि लिविंग, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाई इज लिविंग। फिर हमने बात की थी कि व्हाई का आंसर देना पॉसिबल नहीं है और व्हाट का ज़रूर जवाब दिया जा सकता है यदि हमें कुछ सामान्य लक्षण मिल जाए सभी जीवों में। तो फिर हमने बात की थी कि वो सामान्य लक्षण क्या क्या हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर में। तो हम बात कर रहे थे दो चीज़ों की। एक हमने बात की थी ग्रोथ की, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मास। और दूसरी हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की, जो दो तरीके से हो सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी, जैसे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशंस एंड बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल में हमने बात की थी यूगैमी, आइसोगैमी और एनिसोगैमी की बात की थी, जो कि हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे कैरेक्टर्स की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म, है ना। अब हम बात करेंगे थर्ड कैरेक्टर्स, तीसरे कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, है ना। तो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिक रिएक्शन की, है ना। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी हम दो चीजों की बात करते हैं। एक बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन की, एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरी हम बात करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज द रिएक्शन। तो हमारे शरीर के अंदर में जितने भी जीव हैं उन सभी के शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चल रही होती हैं। जब ये रासायनिक क्रियाएं, when this type of chemical reaction constantly forming a living chemical reaction या organic, constantly forming a organic रिएक्शन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है, अब इनऑर्गेनिक वैसे तत्व हो गए जो एलिमेंटल फॉर्म में हमें मिलते हैं, है ना, जैसे कि आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। लेकिन जब वो हमारे या जीवों के शरीर के अंदर जाएंगे तो वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे, है ना। वो किसी न किसी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो वैसे बड़े मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक होंगे, है ना, इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच हेल्प्स इन कॉन्स्टेंटली मेकिंग द ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन का, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक साथ, है ना, द सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट, मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिसके कारण कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और एक वो जिसके कारण कुछ छोटे मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर देता है, और दोनों की जरूरत होती है। तो जब कोई ढांचा बनता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ये सम ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन इज टर्म्ड एज एनाबॉलिज्म। और जब बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वर्क करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म कहने का मतलब हुआ है द सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। तो ये हम दो बातें करेंगे। अब बात करते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ना। तो हम यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। एक तरफ लिख देते हैं हम एनाबॉलिक रिएक्शन और एक तरफ लिख देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है तो इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, है ना। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, है ना। इट हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा, यहां पर एनर्जी कंजर्व होती है ना। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होगी। कोई चीज बनेगा तो उसमें एनर्जी तो कंजर्व होगी ना। अब पत्थर मिल मिल के पहाड़ बनाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है, और जैसे ही पत्थर टूट के बिखर जाए और मार दिया किसी को फेंक कर, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि वहां पे एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। तो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसा एनर्जी, पोटेंशियल में। और यहाँ पर एनर्जी कैसा फॉर्म में होता है, काइनेटिक फॉर्म में होता है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये क्या करता है कि रिपेयर में, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में, है ना, शारीरिक ढांचा को बनाने में, रिपेयर करने में, है ना, इन चीजों में क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प इन मेंटेनेंस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, एंड मेंटेनेंस। और ये क्या करता है, हेल्प ये करता है कि जब एनर्जी रिलीज हो जाता है तो ये एनर्जी यूज होता है इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ताकि लाइफ की निरंतरता बनी रहे, है ना। हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ रिएक्शन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जैसे कि आप जानते होंगे कि जीवों में एनर्जी जो स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी में। अब एटीपी को जब तोड़ देते हैं डिफरेंट प्रोसेस से हाइड्रोलाइज करके, तो वो एटीपी हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। और वो एनर्जी हमें डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ रिएक्शन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, या ऐसा लिख सकते हैं, हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल पर्पसेस। पर्पसेस, है ना। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गई भाई बात मेटाबॉलिज्म की, या कि उपापचयी क्रिया की बात हो गई, है ना। इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचयी क्रिया, है ना। अब हम बात करेंगे
कि चौथे, है ना, अब हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो और कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म? बच्चों आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार निरंतर स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए। एक पक्षी लगातार घूमता फिरता रहता है, कुछ अनाज की तलाश में, कुछ खाने की तलाश में। पतंगे घूमते हैं अनाज की तलाश में, है ना। हम लोग भी लगातार मेहनत करते हैं किस चीज़ के लिए? या तो नौकरी पाने के लिए या फिर पेट चलाने के लिए, है ना। तो लगातार ये निरंतर स्ट्रगल बना हुआ है, ये संघर्ष बना हुआ है ना। और ये जो संघर्ष है, जैसे जैसे ये संघर्ष है, और ये संघर्ष सिर्फ यहाँ पे सरवाइव करने के लिए भी नहीं है, संघर्ष ये भी है कि दूसरों से हम बच के रहें। अब एक सांप आ जाए, अभी मेरे पास एक सांप आ जाए, मैं डर जाऊंगा, क्योंकि मैं डरूंगा किस लिए? क्योंकि मुझे संघर्ष करना है, जीने के लिए संघर्ष करना है। तो डर एक प्रकार का क्या है? फीलिंग्स है ना। तो हम फील कर पाते हैं कुछ चीज़ों को जो हमारे एनवायरनमेंट के आसपास हो रहे हैं, और उसके मुताबिक हम अपना एक प्रतिक्रिया या उद्दीपन देते हैं, है ना, जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है स्टिमुलस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? तो हम जो भी इन्वायरमेंट से महसूस करते हैं। अभी गर्मी ज़्यादा लग रही है, हम कहीं ठंडे जगह पे चल जाएंगे, पंखा चला लेंगे या एसी चला लेंगे। क्या ये सिर्फ हमारे साथ होता है? नहीं, अन्य जीवों के साथ भी होता है। अगर वो उनको गर्मी लग रही है तो वो कहीं बिल में जाके छुप जाएंगे, अभी वो दिखेंगे नहीं। ठंड में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो बच्चों आप जानते हैं कि हाइबरनेशन प्रोसेस चलता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि छिपकलियां होती हैं, सांप होते हैं, मेढक होते हैं, ये क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, है ना। तो इस तरह का हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टिमुलस दे रहे हैं, एक रिएक्शन दे रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरमेंटल एक्शन। एनवायरमेंट में जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या दे रहे हैं? रिएक्शन दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? स्टिमुलस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना, कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ना, सेंसिटिव, या कहते हैं जिसके पास क्या हो? सेंस करने की क्षमता हो, है ना। और ये सेंस हम कैसे कर पाते हैं? थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। और जब ये सेंस कैसे कर पाते हैं? थ्रू सेंस ऑर्गन। और जब ये सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं क्या? स्टिमुलस। उसके लिए एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो स्टिमुलस कुछ कार्य करे या फिर कुछ कार्य ही ना करे। मान लीजिए कि अभी हम ये गर्मी टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम क्यों स्टिमुलस देंगे? नहीं देंगे। हमारा स्टिमुलस ही यही है कि हम कुछ नहीं कर रहे है ना। लेकिन अब जब ज़्यादा बढ़ जाएगी गर्मी तो हमें स्टिमुलस देना ज़रूरत पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को थोड़ी सी ठंडक चाहिए। तो बच्चों अभी तक हमने बात की क्या? रिप्रोडक्शन की बात कर ली, हमने बात कर ली सेंसिबिलिटी की, स्टिमुलस की बात कर ली, है ना। हमने बात कर ली ग्रोथ की बात कर ली, है ना। हमने बात कर ली मेटाबॉलिज्म की। तो ये 4 डिफरेंट कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मुझे दोस्तों ये बताइए कि क्या इसके अलावा भी कोई और प्रक्रिया है क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खास है? जैसे मैं एक बता देता हूँ कि एनर्जी, है ना, हर किसी को एक शरीर या फिर एक जीवन को मेंटेन करने के लिए लगातार ऊर्जाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है? आप ज़रूर कमेंट करें बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अन्य लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और तब हम परिभाषित करेंगे, देन वी विल डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो तब तक के लिए थैंक यू।